नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात उस आधी आबादी की जिस पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज की नजर है। हर कोई महिला वोटर्स को साधने में लगा है, क्योंकि सबको पता है कि अगर 2024 में दिल्ली की सत्ता तक पहुंचना है तो देश के महिला वोटर्स को अपनी ओर खींचना ही होगा। अब सवाल यह है कि महिला वोटर्स चुनेंगे किसे? महिलाओं का विश्वास किस नेता के साथ होगा? महिलाएं किसी भी कैंडिडेट या पार्टी को आखिर किस आधार पर वोट देती हैं? ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगी। ये भी दिखाऊंगी कि किस नेता ने कहा कि अपने पतियों को खाना मत देना, उसका राशन बंद कर देना अगर वो हमें वोट ना दे। क्या महिलाएं केवल लोक लुभावन वादों के आधार पर ही वोट देती हैं, या फिर वो इस चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव को इन टोटलिटी देख रही हैं या देखेंगी? सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मोदी जिन 4 जातियों की बात करते हैं उनमें एक जाति महिला की है। वो महिला मुसलमान भी हो सकती है, वो महिला दलित भी हो सकती है, वो महिला कोई हाउसवाइफ हो सकती है, जो किसान है वो भी कोई महिला हो सकती है। लेकिन ये सब कुछ होने से पहले वो एक महिला होती है। यानी कि नरेंद्र मोदी का मिशन 2024 में पूरी तरह से महिला वोटर्स पर केंद्रित है। 5 दिन पहले उन्होंने बंगाल में नारी शक्ति वंदन किया। देश में पहली बार महिलाओं की रैली का आयोजन किया गया था और आज वो दिल्ली में लखपति दीदी के कार्यक्रम में शामिल हुई। राजधानी दिल्ली में आज सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, क्योंकि प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि जब तक देश की आधी आबादी सशक्त नहीं होगी तब तक देश विकसित नहीं होगा। इसलिए गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने पिछले साल लखपति दीदी स्कीम की शुरुआत की थी और इसके जरिए अब तक 2 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ भी पहुंचाया गया। अब इसे बढ़ाकर 3 करोड़ का लक्ष्य रखा गया। सुनने में भले ही आपको यह आंकड़ा बहुत छोटा लग रहा हो, लेकिन सोचिए अगर 3 करोड़ महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाएं तो 3 करोड़ परिवार आत्मनिर्भर हो जाएंगे। मुझे अब 3 करोड़ लखपति दीदी के आंकड़ों को पार करना है और इस उद्देश्य से आज 10,000 करोड़ रुपए की राशि भी इन दीदियों के खाते में ट्रांसफर की गई है। और मैं आप सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। माताओं बहनों, कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, वो नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए उनके लिए नए अवसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। लखपति दीदी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति महत्वाकांक्षी स्कीम है, जिसकी घोषणा उन्होंने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से की थी। ये स्कीम बाकी योजनाओं से बिल्कुल अलग है। इसमें महिलाओं को डायरेक्ट पैसे देकर अपंग नहीं बनाया जा रहा, बल्कि उनके कौशल का विकास किया जा रहा है, उनके स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है। यानी कि वो पैसा कमाने के योग्य बन सके, आत्मनिर्भर हो सके और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से आप महिलाओं के खिलाफ बोले जाने वाले अपमानजनक शब्दों का विषय उठाया। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने कहा कि बेटी तो अगर देर से घर आती है शाम को तो मां बाप भाई सब पूछते कहां गई थी, क्यों देर हो गई। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कोई मां बाप अपने बेटा देर से आता है तो पूछता नहीं कि बेटा कहां गया था। क्यों? बेटे को भी तो पूछो। और ये बात मैंने लाल किले से उठाई थी और मैं आज देश की हर महिला, हर बहन, हर बेटी को ये बताना चाहता हूं। जब जब मैंने लाल किले से आपके सशक्तिकरण की बात की, दुर्भाग्य से कांग्रेस जैसे देश के राजनीतिक दल, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मेरा अपमान किया। साथियों,
मोदी की संवेदनाएं और मोदी की योजनाएं ये जमीन से जुड़े जीवन के अनुभवों से निकली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब लखपति दीदियों से रूबरू हो रहे थे तो वे बार बार यही कह रहे थे कि वो ऐसा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बेटियों की फिक्र की है, देश की महिलाओं के दर्द को समझा है, उनके मुताबिक स्कीमें तैयार की गई हैं और उसे धरातल पर उतारा है। अब लखपति योजना के तहत गरीब महिलाओं का स्किल डेवलप किया जा रहा है। प्लम्बिंग, ड्रोन चलाना, एलईडी बल्ब बनाना, ऐसे स्किल तो सिखाए ही जा रहे हैं, साथ ही फाइनेंशियल टिप्स और बिजनेस मार्केटिंग प्लान जैसी चीजें भी सिखाई जा रही हैं। तभी तो बहनें आत्मनिर्भर हो रही है। ऐसी एक बहन ने जब प्रधानमंत्री मोदी को अपनी आप बीती सुनाई तो प्रधानमंत्री भावुक भी हो गए। मेरे पापा के लिए मैंने सपना देखा था कि मैं उसके लिए घर एक बना के जाऊंगी शादी से पहले, और एक मेरा भाई छोटा है जो उसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो उसके लिए मुझे उसका अच्छे से हॉस्पिटल में दिखाना था और उसे अच्छे हॉस्टल में रखना था। मेरे पास कोई आजीविका साधन नहीं था। फिर मैंने समूह से जुड़ी। जब मैंने एक ट्रेनिंग लिया SBI RCT का, वहां से मुझे पता चला कि आप समूह से जुड़ के आप कोई ऐसा बिजनेस कर सकते हो। तो मैंने समूह से जुड़ी। उसमें हमने 3 महीने बाद हमको रिवॉल्विंग फंड मिला और 3 महीने के बाद हमारा 3,000 जो हुआ था पैसा, मतलब 18,000 रुपए से हमने एक छोटा सा ज्वेलरी बनाने का काम किया। जैसे हमने बनाने को तो काम किया, लेकिन फिर हम उसको सेल कहाँ करें? गांव में तो गांव के लोग ही लेंगे, कितना लेंगे? फिर हमको मार्केट भी मिलना चाहिए। तब हमको एक सरस मेला प्लेटफॉर्म मिला कि आप वहां बाहर जाके दूसरे राज्यों में जाके आप सेल कर सकते हो। तभी हमने बाहर जाके, अभी पहला मेला हमने ओडिशा किया था, उसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर हम अकेले थोड़े लोग बना रहे थे तो हमारा उतना नहीं निकल रहा था काम। फिर मैं बाहर निकल सकती हूँ, मेरी सारी बहनें बाहर नहीं निकल सकती है, तो उसके लिए हमने जो घर बैठे काम कर सके है, जो ज्वेलरी का, उनके बच्चे हैं, परिवार है, वो सब बाहर नहीं निकल पाती है, तो वो घर पे बैठ के 250 से 300 रुपए वो कमा रही है अभी घर पे बैठ के ही। तो वो हमने आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौतियां तो बहुत सारी आई। पहले तो घर से बाहर निकलने में, छोटा गांव है तो सब लोग बोल रहे थे ये लड़की को अकेले भेज दिया, इनको नहीं भेजना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये देखो दादा की लड़की नहीं लड़का बन के आगे बढ़ रही है। अधिका जी, आप स्वयं कितना कमाती हैं? हम अभी सरस मेला करते हैं ना, तो एक मेले हमको 1 लाख से 1.5 लाख तक रुपए का हम सेल करते हैं हर महीना। हाँ, महीना मतलब एक मेले में। और अभी हमने 17 दिन का अभी आजीविका मेला किया था नोएडा में, उसमें हमने 2 लाख का हमने इनकम किया है उसमें से। आप तो गुजराती हैं, तो आपके तो ब्लड में व्यापार है। जी सर। तो आगे से आप क्या करना चाहती है? मैं यही सोचती हूँ, अगर मौका मिल रहा है, मुझे यहाँ मौका मिला था, मैं अगर बहाना बना देती या डर जाती तो मैं आगे नहीं बढ़ पाती। मुझे जो मौका मिला है उस पे मुझे चौका मार ही देना है और आगे बढ़ ही लेना है। नरेंद्र मोदी ही नहीं, देश की सभी पॉलिटिकल पार्टीज महिला वोटर्स को अपने पाले में करना चाहती है। कोई ऐसे में पैसे दे रहा है, कोई तीर्थाटन कराने की बात कर रहा है। सवाल ये उठता है कि कल तक जो आधी आबादी हाशिए पर थी, आज राजनीतिक दलों के लिए महिला वोटर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो गए हैं? तो इसे समझने के लिए महिलाओं की ताकत को समझना होगा। देश में इस वक्त 97 करोड़ वोटर्स है, जिनमें महिला वोटर्स की संख्या 47 करोड़ है, इससे भी ज्यादा है। बल्कि साल 2019 में 43 करोड़ वोटर्स थे, इस बार वो आंकड़ा बढ़कर 47 करोड़ का हो गया है। यानी कि पिछले 5 साल में 9.3% महिला वोटर्स बढ़े हैं, जबकि पुरुष वोटर्स की संख्या में 6.9% का इजाफा हुआ है। यानी कि 2019 के मुकाबले महिला वोटर्स की संख्या में इस बार अच्छा खासा इजाफा हुआ है। तभी तो अरविंद केजरीवाल भी महिला वोटर्स को साधने में जुटे हैं। वो महिलाओं से अपने पतियों को लाइन पर लाने की बात कह रहे हैं। कई मर्द मोदी मोदी कर रहे हैं, उनका दिमाग आप ही ठीक कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अगर आपका पति कहे मोदी तो बोलना शाम का खाना नहीं मिलेगा। बोलो, अपने सर की कसम खिला देना सबको। बोलो सर की कसम है मेरे, पति की बात, पत्नी की बात तो माननी पड़ेगी हर पति को। और अगर अपने सर की कसम खिला दी तो जरूर माननी पड़ेगी। जितनी माताएं हैं, सारी माताएं अपने अपने बेटों को
अपने सर की कसम खिलाएंगे कि इस बार केजरीवाल को वोट देनी है। आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुन लिया। वो कह रहे हैं कि मर्द मोदी को वोट कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ठीक करने के लिए महिला वोटर्स से वो अपील कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि महिलाओं को किस पार्टी से कितनी तवज्जो मिलती है, उसे आप कैसे समझेंगे? उसे उनकी कैंडिडेचर लिस्ट से आप समझेंगे। कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी और आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और अब दूसरी लिस्ट का भी इंतजार है। लेकिन पहली लिस्ट में बीजेपी ने जहां 28 महिलाओं को मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस ने अभी तक 4 महिलाओं को कैंडिडेचर दिया है। तो टीएमसी ने 12 महिलाओं को, तो आम आदमी पार्टी ने एक भी महिला को अभी तक उम्मीदवार नहीं बनाया है। मतलब ये कि महिलाओं को टिकट देने के मामले में अब तक मोदी आगे दिखाई दे रहे हैं। मोदी ने कांग्रेस को महिला विरोधी भी करार दिया। कैसे, आपको सुनाते हैं। ये योजनाएं मेरी माताओं, बहनों, बेटियों के जीवन को आसान बनाती है, उनकी मुश्किलें कम करती है। सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचने वाले परिवारवादी नेताओं को ये बात कतई समझ नहीं आ सकती है। देश की करोड़ों को मुश्किलों से माताओं, बहनों को मुक्ति दिलाने का सोच, ये हमारी सरकार की अनेक योजनाओं का आधार रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला वोटर्स को साधने के लिए आज ये लखपति दीदियों को सम्मानित करने का और ये ड्रोन बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया था। सवाल ये भी उठता है कि राजनीतिक दल महिला वोटर्स को अपनी ओर क्यों खींचना चाहते हैं। तो आपको बता दें, महिलाएं दरअसल साइलेंट वोटर्स अब तक कही जाती रही हैं। जैसा कि पिछले 2 चुनावों में देखने को मिला, वो जातिवादी राजनीति से दूर रहती हैं। लोकल पॉलिटिक्स का भी उन पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। खासतौर पर जब तक बहुत ज्यादा गुंडागर्दी, तनाव और मारकाट की स्थिति ना आ जाए, तब तक उनके वोटिंग पैटर्न में बहुत ज्यादा तब्दीली आप नहीं देखते हैं। तभी तो पिछले 2 चुनावों में मोदी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरा ग्राफिक जो है वो हम आपके सामने इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। जरा एलईडी के जरिए बीजेपी के द्वारा महिला वोट बैंक किस तरीके से कुल वोटों में महिलाओं के वोटों की संख्या कितनी ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है, वो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप समझ सकते हैं। पिछले 2 चुनावों की अगर बात करें तो महिला वोटर्स का रुझान, फिर चाहे वो अगर हम उज्ज्वला योजना की बात करें, उसकी वजह से इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। ये देखिए आ गया, जिस रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करी थी, हम महिला वोटर्स की बात कर रहे हैं। गुजरात की बात करें, यहाँ पर 64% महिलाओं ने बीजेपी के लिए वोट किया, या यूं कहें मोदी के लिए वोट किया। मध्य प्रदेश की बात करें तो 53% महिला वोट जो है वो बीजेपी के खाते में आया। राजस्थान में यही 58% अगर महिलाओं का वोट पड़ा है, तो उसमें से 57% बीजेपी के पास आया है, यानी कि केवल 1% कम था। अब कर्नाटक की बात करें 53%, बिहार की बात करें 25%, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में भी कमोबेश आप स्थिति देखेंगे तो कुल महिलाओं का जो वोट बैंक है उसमें से अधिकतर वोट वो बीजेपी के पास, या यूं कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना या उनकी कार्यशैली या उनके ऊपर विश्वास महिलाओं ने जाहिर किया है। अब आप ये देखिए, बीजेपी के महिला वोटर्स का ग्राफ किस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 2014 में 29% महिलाओं ने बीजेपी का साथ दिया, लेकिन वही साल 2019 में बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली शायद महिलाओं को पसंद आई और इसलिए 36% वोट शेयर महिलाओं का बढ़ गया। और वहीं अब साल 2024 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेशली जब 5 जातियां गिनाते हैं, जिसमें वो युवाओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, तो चौथी जाति में वो महिलाओं को भी गिनते हैं और उन्हीं महिलाओं को केंद्र में रखकर वो तमाम योजनाएं कर रहे हैं। 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने आप महिलाओं के जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए योजनाएं बनाई, उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। आज पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक मोदी कोई न कोई योजना लेकर के भारत की बहन बेटियों की सेवा में हाजिर हो जाता है। गर्भ में बेटी की हत्या न हो,
इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। गर्भ की अवस्था में मां को सही पोषण मिले, इसके लिए हर गर्भवती को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी। जन्म के बाद बेटी को पढ़ाई में मुश्किल ना हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा ब्याज देने वाली सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की। बड़ी होकर बेटी काम करना चाहे तो आज उसके पास मुद्रा योजना का इतना बड़ा साधन है। बेटी के करियर पर प्रभाव ना पड़े, इसके लिए हमने प्रेगनेंसी लीव को भी बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया।